और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि यूएई की राजधानी अबू धाबी से आ रही है। अबू धाबी में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। कुवैत में ये जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। तो ये खबर आपको बता दें कि आखिरकार ये पूरी खबर क्या है। खबर यह है कि अबू धाबी में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी है, कुवैत में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी है। अब ये वो जगह है जहां पर अमेरिका ने अपने बेस बनाए हुए हैं। अब यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो देश अमेरिका का बेस लेकर के बैठे हुए थे उन पर भी ईरान ने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। यूएई में भी धमाके की आवाज सुनी गई है, अबू धाबी में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुवैत में भी धमाके की आवाज है, सायरन बजे हुए सुनाई दे रहे हैं। तस्वीरें बार बार राजधानी तेहरान से आ रही है और ये तस्वीरें आ रही है ईरान की राजधानी तेहरान से। लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान से अब ये पूरा युद्ध पलटते पलटते कुवैत जा पहुंचा है और इसके साथ साथ सऊदी अरब जा पहुंचा है। तो यह तस्वीर अब बदलते जा रही है। बहरीन में भी इसी तरीके से स्ट्राइक की गई है यूएस नेवल बेस पर। तो यूएई की राजधानी में भी इसी तरीके से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कुवैत में भी इसी तरीके से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यानी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का ये जो नक्शा है वो अमेरिका ने बदलने का ठा लिया है। और इसमें ईरान पूरी तरीके से आंख दिखाते हुए ये कह रहा है कि वो इस बार नहीं झुकेगा। ये कुछ तस्वीरें जरा देख लीजिए, तेहरान में धमाके की तस्वीरें। कई शहरों में अटैक किए गए हैं, 6 शहर बताए जा रहे हैं जहां पर ये अटैक किए गए हैं। सैन्य ठिकानों को खास तौर पर टारगेट बनाया गया है। वहां पर सैन्य ठिकानों से जुड़ी हुई जो बिल्डिंग है उन पर हमले की खबर है। हवाई सीमाओं को बंद कर दिया गया है, एयरस्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहां का जो दूतावास है उसकी तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है। पहले भी कई देशों की तरफ से एडवाइजरी आई थी, लेकिन अब वक्त युद्ध का है। अब तैयारी युद्ध की है, अब तस्वीरें युद्ध की है। और ये तमाम तस्वीरें ये दिखा रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये जो पूरा युद्ध है वो मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है, जहां कुवैत से लेकर बहरीन तक और उसके साथ यूएई तक धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। सिर्फ ये इजराइल तक सीमित नहीं रह गया है या ईरान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों तक ये फैल चुका है। और ईरान ने यही कहा था कि अगर ये युद्ध शुरू होता है तो इसमें अमेरिका को वो घुटनों पर लाएगा। अब इसकी यही तैयारी थी। उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें शुरू कर दी है उड़ाना, और अब 1, 2, 3 नहीं बल्कि 400 मिसाइलों का इस्तेमाल करके वो सीधे तौर पर निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। किसे? सबसे उस देश को, इजराइल को, जिसने उस पर हमला किया था। मीनाक्षी, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई जल्दी से दर्शकों को। ये देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरानी हमले के बीच कई देशों का बड़ा फैसला। ईरान जाने पर एक तरह से एडवाइजरी कई देशों ने दी है। कतर, कुवैत और यूएई ने कुछ बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला है कि तीनों देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। तो जो बात मैं आपको कह रहा था कि अमेरिकी विमानों को भी अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये आपस में लड़ना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि ईरान से इनकी परमानेंट दुश्मनी हो जाए। और जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि मिडिल ईस्ट अपने आप को इस युद्ध से अलग रखना चाहता है, उसका एक बहुत बड़ा सबूत ये खबर है। बिल्कुल, तो तीनों देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, वहां पर धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि अब नहीं हम इस्तेमाल करने देंगे। अभी तक तो अमेरिका ने नहीं हटाया अपना लंगर, लेकिन अब अमेरिका चाह करके भी वहां अपना लंगर डाल करके नहीं रह पाएगा। बिल्कुल, तीनों देशों ने एयर स्पेस यहां पर अपना बंद कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुवैत, कतर और यूएई ने बड़ा फैसला किया है, अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। क्या यहां से अमेरिकी जेट उड़ पाएंगे? ये बड़ा फैसला है। क्या अमेरिका के खिलाफ ये फैसला लिया गया है? ये भी जानना होगा, ये भी आकलन का विषय होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट पर जो खतरा मंडरा रहा था, उस खतरे की बात जहां तक हो रही थी, वो खतरा अब सामने आ चुका है, प्रत्यक्ष बन चुका है और जंग की शुरुआत हो चुकी है ईरान वर्सेस अमेरिका में। और इजराइल भी इसमें कूद पड़ा और ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ये पलटवार शुरू हो गया है। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या अमेरिका अपना ये नुकसान वहां पर विवेक बर्दाश्त कर लेगा? क्या उसे ये बर्दाश्त होगा कि कतर से लेकर के बहरीन तक, यूएई तक, अबू धाबी तक उसका जो नुकसान हुआ है वो चुप्पी साध करके बैठ जाए? ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। जी, हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी मेहमानों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। पहला सवाल, इस हमले को आप कैसे देख रहे हैं? ये होना था जो लास्ट बातचीत हुई अमेरिका और ईरान के बीच, उसके बाद कल ट्रंप ने बयान दिया था कि ही इज नॉट हैप्पी। और उसके ठीक पहले, कुछ घंटों पहले, उन्होंने अपने एक्टिव F-22 रैप्टर्स को इजराइल में बेस कर दिया था। इट वाज कमिंग, क्योंकि ईरान
उनके तीनों मुद्दों पर F-22 अभी रैप्टर से सहमत। लेकर F-15 तक और F-35 तक सब कुछ भेजा जा चुका था। सर आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों के साथ साझा करते हैं कि किस तरीके से कतर में ब्रिटिश दूतावास ने अपनी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। बताया यह जा रहा है कि कतर में ब्रिटिश दूतावास ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके बारे में संभावित हमलों के बीच यह एडवाइजरी में अपने नागरिकों से सावधानी बरतने के लिए विवेक कह दिया गया है। बिल्कुल, कतर से ये जानकारी है, संभावित हमलों के बीच एडवाइजरी जारी की गई है, ब्रिटिश नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए, सावधानी बरतने के लिए कहा दिया गया है। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने एडवाइजरी जारी की है और ये कहा है कि इस हमले के बीच या तो ईरान की यात्रा ना करें, इजराइल की यात्रा ना करें, या फिर सावधानी बरतें और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो लोग अपनी जो नजदीकी दूतावास है वहां से संपर्क करें। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है। और जैसे कि आशीष साहिब भी बता रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि ये होना था, इसकी भूमिका बहुत लंबे समय से बांधी जा रही थी। कूटनीतिक प्रयासें तो चल रही थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल कहा था कि वो इस बातचीत से खुश नहीं है, क्योंकि ईरान किसी भी मुद्दे पर झुकने के लिए इस बार तैयार नहीं था, मूड में नहीं था। ईरान टकराव का रास्ता ही चुन रहा था और ईरान जानता था कि यह हमला होगा, इसलिए ईरान अपनी सैन्य तैयारी में भी लगा हुआ था। लेकिन इस बीच अलग अलग देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। सीधे चलते हैं आशीष साहा के पास, जो कि अपनी बात पूरी कर रहे थे। आशीष जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और जैसे कि आप बता रहे थे कि यह होना था, लेकिन अब इसका पटाक्षेप क्या है? क्या ये रूस यूक्रेन वॉर की तरह हो जाएगा? क्योंकि यहां पर चाइना और रशिया भी ईरान के पीछे है। अभी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैंने पिछले कुछ मिनटों में आपका फॉलो नहीं किया है। बहरीन में यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल ऑफिस के पास स्ट्राइक हुई है। बहरीन में यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल हेडक्वार्टर के पास एक मिसाइल स्ट्राइक हुई है और बहरीन की स्टेट एजेंसीज ने बोला है लोगों को शेल्टर लेने के लिए। इसका मतलब आशीष कि इस युद्ध का कैनवास एक्सपेक्टेड लाइंस पे बड़ा हो रहा है। और चूंकि ईरान अपनी पूरी ताकत से अभी अटैक वापस नहीं कर पा रहा है, ना रोक पा रहा है, तो उसके जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, उसके जो प्रॉक्सीज हैं, वो सारे हमास और हुती और हिजबुल्ला और अब छोटे मोटे इंटरनल फोर्सेस जो हर कंट्री में अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एक्ट करते हैं, जैसे ये बहरीन का अटैक, हो सकता है कि वहां इंटरनल कुछ अटैक हुआ हो, पूरी डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं। तो ये कैनवास अब धीरे धीरे स्प्लिंटर ग्रुप्स में बड़ा होगा। आपने जो बहरीन की बात की सर, उसके साथ बहरीन की बात मैं अगर करूं, कतर की मैं अगर बात करूं, इसके अलावा यूएई की मैं बात करूं, तो वहां पर निशाना साधा जाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने नुकसान के साथ चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि स्थिति चुपचाप बैठने वाली नहीं है, या फिर अब दोगुनी क्षमता के साथ उसके ऊपर हमला करेगा ईरान के ऊपर? ऑफिशियली अभी भी एक बहुत ही फोकस्ड लाइन इजराइल फॉलो कर रहा है, अमेरिका उनके साथ है कि ये 3 से 4 दिनों का ऑपरेशन होगा और उनके टारगेट्स होंगे न्यूक्लियर ठिकाने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ठिकाने और मेजर वहां की जो रिजीम के हेडक्वार्टर्स हैं, इन तीनों को टारगेट किया जाएगा। तो एम और ऑब्जेक्टिव इजराइल ने डिफाइन कर रखा है, टाइमलाइंस डिफाइन कर रखी हैं, इसीलिए इसको चांसेस हैं कि 2 से 3 दिन में कुछ नोशनल रिटर्न फायर ईरान की तरफ से हो जाए, लेकिन चांसेस हैं और ये दुनिया के लिए अच्छा होगा कि इसको 3 से 4 दिन में। आशीष जी, ईरान के पास भी मैसिव फायर पावर है, इंक्लूडिंग कामिकाजी ड्रोन्स, उनके पास एंटी शिप ड्रोन सबमरीन्स भी हैं और समुद्र में भी वो काफी ताकत रखते हैं। तो वो फायर पावर हम कब देखेंगे? ये फायर पावर आप आज नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी ये सारी फायर पावर्स और सारी बैलिस्टिक कैपेसिटी और सारा सैटेलाइट बेस्ड जितनी भी उनकी गाइडेंस सिस्टम्स हैं, वो सारे अभी पिछले 3-4 घंटों से कॉम्प्रोमाइज्ड दिख रहे हैं। वो छोटे छोटे ड्रोन्स के अटैक्स या छोटी कन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ कन्वेंशनल मिडिल रेंज मिसाइल्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्या उन पर कोई साइबर हमला भी हुआ है जो आप कह रहे हैं कि उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है? मुझे लगता है कि वो जो 6 से 7 हजार सर्वर्स जो उनके अंदर स्मगल किए गए हैं अमेरिका के द्वारा पिछले 1-1.5 महीनों में, और अमेरिका ने स्टारलिंक और अपनी सारी सैटेलाइट्स जो वहां पे इंटरनेट या स्मार्ट तो बंद कर दिया गया है, ये पहले ही जानकारी आ गई थी। इसी बीच एक और खबर आ रही है, उसके बाद मैं फिर से आपका रुख करती हूँ। खबर यह है कि ईरानी हमलों के बाद इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब इजराइल में सायरन और मिसाइल अलर्ट जारी कर दिया गया है। विवेक, ये बताया जा रहा है कि वहां पर बार बार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है ईरानी हमलों के बीच में। ईरान पहले से ही अलर्ट पर था, लेकिन सायरन अभी भी वहां पर बजने शुरू हो गए हैं, बंद नहीं हुए हैं। और इजराइल में वैसे ये चीज बहुत आम है। इजराइल में वो इस चीज को प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल, वो इस चीज को प्रिपेयर करके रखते हैं
और इस चीज की बाकायदा मॉक ड्रिल भी की जाती है। तो हमले नहीं भी होते तो वहां सायरन बजना आम बात है, लेकिन हमले को लेकर ये सायरन अलर्ट दिया गया है, ये बड़ी बात है। ईरानी हमले हो सकते हैं इसराइल पर, इस बारे में अलर्ट दिया गया है। उनके पास डेविड स्लिंग एयर डिफेंस है, उनके पास आयरन डोम है, उनके पास एक और जो है अमेरिकी सैनिकों द्वारा दिया गया एक और डिफेंस सिस्टम है। 3 डिफेंस सिस्टम है उनके पास जो कि बहुत मजबूत माने जाते हैं। लेकिन ईरान ने पिछली बार आयरन डोम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। जून 2025 में उनका आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया था। वो इसलिए फेल हो गया था क्योंकि ईरान ने 1000 से ज्यादा मिसाइलों की बारिश करवाई थी तेल अवीव पर और इजराइल के दूसरे शहरों पर। तो सबको इंटरसेप्ट करके, सबको डिटेक्ट करके, सबको हवा में नष्ट कर पाना कहीं ना कहीं आयरन डोम के लिए भी जो है वो मुश्किल हो गया, और इसकी वजह से जून में कई मिसाइलें हिट हुई थी। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनम्यूट करिएगा सर। बहुत ही ब्रेकनेक स्पीड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि आपके दर्शक इसको समझ पाएंगे। अभी सेकेंड फेज ऑफ अटैक्स के शुरू होने की न्यूज आ रही है। आपके बैकग्राउंड चेक्स कर सकते हैं कि अब हवाई हमले कर रहा है इजराइल। अभी तक जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल्स का प्रयोग हुआ था। अब ये इनपुट है पिछले 3-4 मिनटों से आ रही है कि हवाई हमले शुरुआत किए गए हैं इजराइल की तरफ से ईरानियन टारगेट्स पे, जो ज्यादा प्रिसाइज होंगे लेकिन ज्यादा रिस्की भी होंगे। इसका मतलब कि वो एक बहुत ही फर्म नोशन के साथ इस युद्ध में गए हैं कि जो उन्होंने बोला था कि मिसाइल प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करो, एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म करो और बैलिस्टिक मिसाइल्स को वहां से हटा दिया जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया जाए। तो ये पूरा फुल स्केल वॉर शुरू हो गया है, फिर ये कहा जा सकता है? नहीं, अभी ये एसिमेट्रिक वॉर है। अभी ये एसिमेट्रिक वॉर है। इजराइल के हमले और उनका जो वॉल्यूम है और ईरान का जो रिटेलिएशन है, इन दोनों में कोई बराबरी अभी जितनी खबरें हैं उसमें नहीं हो रहा है। इजराइल ने फुल फ्लेजेड अटैक किया हुआ है, ईरान की एयर डिफेंस कोलैप्स करी हुई है और ईरान का रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अभी बहुत ही कमजोर दिख रहा है एज वी टॉक नाउ। नहीं, लेकिन इसकी वजह क्या? आप कह रहे हो जो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है इस वजह से? उनके पूरे स्मार्ट एनवायरनमेंट को कंटेन किया गया है अमेरिका के द्वारा, और इसी वजह से अभी उनको वो एसओएस मोड में होंगे, क्योंकि इतना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एक 2000 किलोमीटर की उनकी जो रेंज है हिट करने की, अगर वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज करते हैं अगेंस्ट इजराइल विद सम मेजर वॉरहेड्स, उनको वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं ऐसा लग रहा है। अगर वो जानबूझकर उनको नहीं एक्टिवेट कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज मानी जाएगी। इसका मतलब ईरान भी ये चाहता है कि अभी एस्केलेशन उस लेवल पे ना हो, एक छोटा सा 2-3 दिन का स्कर्मिश हो के और दोनों साइड अपना फेस सेविंग करें। इजराइल और अमेरिका ये बोले कि हमने वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर लिया, उनके न्यूक्लियर टारगेट्स को डिमोलिश कर दिया, उनके मिसाइल प्रोग्राम को 6 महीना या साल भर पीछे धकेल दिया, और हम उसके बाद फिर से बात करें। ईरान ये कब तक अकेला उतरा रहेगा? हिजबुल्लाह और हूती खुल करके कब आएंगे मैदान में? हिजबुल्लाह और हूती का जो टोटल वॉर वेजिंग पोटेंशियल है वो छोटे मोटे गुरिल्ला वॉरफेयर जैसे ये बलूचिस्तान अफगानिस्तान में होते हैं, उनका नाम बड़ा है, उनको मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए वो बहुत बड़े दिखते हैं। उनकी कोई बिसात नहीं है। जब तक जमीन पर ये हमला शुरू नहीं होगा तब तक हिजबुल्लाह और हूती को नहीं देखेंगे ऐसा? हाँ, उनके पास मेडिटेरेनियन में इनफ ऑफ फायर पावर। अमेरिका ने पिछले 2-3 हफ्तों में, हम लोग गल्फ की तरफ देख रहे थे, हॉर्मुज को देख रहे थे, लेकिन पीछे के पीछे मेडिटेरेनियन में अमेरिका ने बहुत फायर पावर इकट्ठी कर रखी है। तो ये छोटे मोटे खतरे जो वेस्टर्न साइड ऑफ इजराइल से इजराइल की तरफ आ सकते थे, उनको वो लोकली न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि इजराइल में कुछ मिसाइल्स, कुछ आत्मघाती हमले वेस्ट बैंक में या सेंट्रल इजराइल में कुछ अटैक्स नहीं होंगे, क्योंकि आप याद करें 2-3 हफ्ते पहले ईरानियन प्रीमियर ने, रिलीजियस लीडर ने एक ओपन कॉल दी थी कि ये एक रिलीजियस वॉर होने की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके रिपरकशंस, वो लिंक यहाँ इजराइल को कहीं ना कहीं घेरा जाएगा, वेस्ट बैंक गाजा से लेकर के हमास भी उलझा करके रखेगा, हिजबुल्लाह और हूती भी उलझा करके रखेगा, ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए और ईरान पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमले की वो कम हो जाए। लेकिन खबर इस बीच आ रही है कि अबू धाबी से खबर ये है कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में विस्फोट हो गया है। जोरदार विस्फोट का वीडियो भी अब सामने आ गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से जहां जहां पर एयरबेस बनाए गए हैं विवेक, अब वहां पर हमला शुरू हो गया है। बिल्कुल, अबू धाबी से खबर है जहां पर जोरदार धमाका हुआ है, वीडियो भी सामने आया है। अबू धाबी में
जानकारी ये मिल रही है कि ये जो धमाका है वो ईरान के हमले वाले धमाके हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि ईरान ने जो रिटेलिएशन किया है वो रिटेलिएशन अभी उस पोटेंशियल का नहीं दिख रहा है या उस लेवल का नहीं दिख रहा है जितनी कैपेबिलिटी ईरान के पास है। और जैसे कि रक्षा विशेषज्ञ आशीष हमारे साथ जुड़े हुए बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं साइबर अटैक हुआ है और सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है ईरान का, जिससे कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं और बाकी सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं और एक तरह से ईरान का जो फायर पावर है वो कोलैप्स हो गया है। तो ये एक्सपेक्ट ईरान भी नहीं कर रहा होगा, यानी कि दो तरफा हमला हुआ है ईरान पर। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में धमाका हुआ है, वीडियो भी आपको दिखाते हैं। जानकारी मिल रही है कि जोरदार विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट का वीडियो भी सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 देशों को सीधे सीधे ईरान ने अपना निशाना बना लिया। ये बड़ी बात है कि वो सिर्फ इजराइल के पूरा मिडिल ईस्ट बिल्कुल फूंकने की तैयारी में ईरान तैयारी है। और ये ईरान का जो अभी तक का सबसे बड़ा, मैं कहूंगी कि ये पलटवार है, रिटेलिएशन जो है वो देखा गया है। अब कर्नल शिवदान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल, ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरीके से नक्शा खुद ही बदलने की तैयारी ईरान कर लेगा। अमेरिका को लेकर के तो बहुत सारे प्रेडिक्शन किए गए थे कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है, लेकिन कर्नल एक साथ ईरान ने 7 देशों को निशाना बना दिया। देखिए, जब से अमेरिका ने ईरान को थ्रेटन किया है, धमकी दे रहा है ईरान, अमेरिका, उसके वारशिप्स उसके किनारों पर चारों तरफ फैले हुए हैं, तो ईरान जो है हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठा। ईरान ने पहले दिन से ही कहा है कि जो अमेरिकी बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर उनको वो निशाना बनाएगा। और इसलिए उसने, जैसा कि अभी आपने अपनी न्यूज बताया कि साइबर अटैक करके उनके ड्रोन को, मिसाइल्स को नाकाम कर दिया है, इसलिए उसने अपना ऑप्शन खुला रखा और वहां पर उसने इस तरह के धमाके कराए, विस्फोट कराए, जो कि नॉर्मल उनके एजेंट जो हैं ईरान के जो फैले हुए देशों में, उन्होंने ये धमाके किए हैं। तो इसलिए ईरान ने जो अपनी धमकी दी थी पहले, ईरान ने जो रिटेलिएशन का प्लान बनाया था उस पर ईरान अडिग है और उस पर उसी के अनुसार ईरान ने इन 7 जगहों पर ये विस्फोट किए हैं और अपना बदला लेने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से ईरान उतना कमजोर देश नहीं है जितना वेनेजुएला को समझा था अमेरिका ने या और 2 देश समझे थे। इसलिए उसने इजराइल के हमले का जवाब देने की कोशिश की है और वो जानता है कि इजराइल ने जो हमला किया है वो अमेरिका के इशारों पर किया है और हमने अमेरिका की प्लानिंग ही है जिसके द्वारा इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया है। इसलिए उसने अमेरिका के बेसों को निशाना बनाया है और उसको और भी इन देशों को, इन अमेरिका के बेसों को ही निशाना बनाने की कोशिश करेगा। यानी अमेरिकी हमले की जो कीमत है वो मिडिल ईस्ट को चुकाना होगा। ये आशीष जी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, अनम्यूट करिएगा। रिएक्शन के साथ कुछ अपडेट्स आपके दर्शकों के लिए। अभी अभी इजराइल ने ऑफिशियली अपने और अपने मित्र देशों के लोगों को ईरान में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के करीब से हट जाने को बोला है। ईरान में जो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है ईरान के, उसके अगल बगल के जगहों को खाली करने को इजराइल ने अभी कुछ मिनटों पहले अनाउंस किया है कि वहां से हट जाएं। इसका मतलब आने वाले कुछ घंटों में हम और एस्केलेशन ऑफ स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स एंड मिसाइल स्ट्राइक्स फ्रॉम इजराइल टू ईरान देखने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका अगर कंटेनमेंट नहीं होगा अगले 2-3 दिनों के बाद, तब ये एक फुल स्केल रीजनल वॉर में बदलने के चांसेस हैं, जैसा कि शुरू के 1-2 घंटे की एनालिसिस में दिख रहा है कि अमेरिका के जितने बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उसमें से ऑलमोस्ट 30-40% को ऑलरेडी उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है। छोटे मोटे अटैक्स उन पे शुरू हो गए हैं और किसी भी सीजन्ड वॉर फाइटिंग मशीन की तरह ईरान ने अभी भी अपने बेस्ट लॉन्ग रेंज एंड हेवी पोटेंसी वेपन्स को यूज नहीं किया है। वो ये मान के चलेंगे कि कई बार ये टैक्टिक्स होती हैं कि शुरू के समय में कुछ अटैक्स करके और उनके बेस्ट इक्विपमेंट्स को डाउन कर दो, उसके बाद हम अपना फुल स्केल वॉर करेंगे। तो अभी वो भी कुछ कंटेंट चल रहे हैं, वो भी रिस्पांस अपना मेजर दे रहे हैं। एट द सेम टाइम से होती है ग्रुप कैप्टन आशीष है कि सबसे पहले इस तरीके से बड़े हमले कर दो कि वो अपने बड़े हथियार निकाल लाए, और बड़े हथियार जब वो निकाल करके लेकर के आए तो फिर उनके पास, जब अमेरिका अपने बड़े हथियार निकाले तो उनके पास कुछ बचे ही ना। तेहरान लेकिन इसमें फंस नहीं रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सर तस्वीरें आ रही है, जरा विवेक ये दिखा देते हैं कि अबू धाबी की तस्वीरें आ गई है।
अबू धाबी में बताया ये जा रहा है जी। कि वहां पर विस्फोट हुआ है, लेकिन उस सब के बीच क्योंकि ये तस्वीरें मुझे लगता है मोबाइल फोन से कैद करने की कोशिश की गई है, इसलिए ये कैमरा मोबाइल वीडियो है बेसिकली, मोबाइल फोन से कैप्चर किया गया वीडियो है। और ये धमाका अगर फोन पे देखेंगे, हाँ यहाँ पर बिल्कुल। अगर हम ये दिखाएं तस्वीरें, तो ये एयरबेस के आसपास की तस्वीरें, मुझे लगता है यहीं पर ये यहाँ पे विस्फोट धमाका हुआ है। ये जो हाँ, बीच वाला टावर बिल्कुल। आप देख रहे हैं, इसके ठीक ऊपर बिल्कुल। यहाँ पे धमाका हुआ है। हालांकि बहुत स्टेबल विजुअल नहीं है, लेकिन ये धमाके के गुबार में हम हाँ। जूम करने पर यहाँ पर ये नजर आता है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि इसको सर्कल जरूर करा दे, जिससे कि हम दर्शकों को साफ और स्पष्ट विजुअल दिखा पाए। उसको सर्कल करके दिखाएं इस विजुअल को, जिससे कि दर्शकों तक स्पष्ट जानकारी पहुंचे। अब बात आ गई मिडिल ईस्ट की। जैसा कि ग्रुप कैप्टन आशीष कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में 2-3 दिन के बाद समझ में आएगा। अभी एस्केलेशन फेज में, एस्केलेशन फेज आप ऐसे समझ सकते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, वो भी एस्केलेशन फेज था। एस्केलेशन लैडर होता है, जिस तरह से वॉर में एस्केलेशन लैडर को देखा जाता है। तो अभी ये एक तरह से शुरुआत है। कर्नल शिवदान से समझना चाहेंगे, क्या ये फुल स्केल वॉर में हम जाते दिख रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट को, अमेरिका, इजराइल, ईरान को? देखिए, ऐसा है कि ना इजराइल का सीमा ईरान से मिल रही है, ना ईरान की सीमा अमेरिका से मिल रही है। इसलिए फुल स्केल वॉर इन दोनों के या तीनों के बीच में होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये सीमाओं पर युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है। ये युद्ध बेसिकली एक तरह से मिसाइलों, ड्रोनों और एयर स्ट्राइक के द्वारा ही लड़ा जाएगा, या जैसे अभी इमरान ने विस्फोट किए हैं। तो इसलिए ये युद्ध उस तरह की टिपिकल जो क्लासिकल वॉर होती है, सीमाओं पर आमने सामने कई सैनिक लड़ते हैं, वो इन देशों के बीच में होने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि सीमाएं नहीं मिल रही आपस में इनकी। इसलिए ये इसी प्रकार चलेगा। और ये एक तरह का कुछ दिन पहले लेकिन पाकिस्तान की सीमा तो मिलती है, और पाकिस्तान तो बहुत बड़ा वाला दोस्त है अमेरिका का। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को भी ईरान को इसी बहाने निपटा लेना चाहिए, अपने पुराने हिसाब किताब भी पूरे कर लेने चाहिए। अमेरिका तो पाकिस्तान को नॉन नेटो वाला ही कहता है। मेजर आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मेजर साहब। जी ग्रुप कैप्टन आशीष है जी। हाँ जी। युद्ध के समय होता है। तो ये अभी आप अगर एकदम ब्लॉकचेन एनालिसिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ईरान शुरुआत में ही ये मान चुका है कि वो एक फुल स्केल वॉर अमेरिका इजराइल कॉम्बो के साथ सस्टेन नहीं कर सकता। इसीलिए ओपन अटैक होने के बावजूद, ऑफिशियल डिक्लेरेशन होने के बावजूद कि हमने तेहरान पे, ईरान पे अटैक किया है, इजराइल और अमेरिका दोनों ने ये बोल दिया ऑफिशियली, फिर भी उन्होंने इन दोनों देशों के एसेट्स जो हैं आउटसाइड मिडिल ईस्ट, जैसे इजराइल पे डायरेक्ट अटैक अभी तक उन्होंने नहीं किया, अमेरिकन सी बॉर्न एसेट्स पे अभी तक उन्होंने कोई अटैक नहीं किया है। जबकि ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि बहरीन पे जो यूएस नेवल बेस पे बैलिस्टिक मिसाइल आई है वो ईरान की तरफ से ही आई है। तो ये एक बहुत मेजर इंसाइट है कि इस समय ईरान का इस पर्टिकुलर वॉर को लेके क्या अप्रोच है। वो इसको रीजनल बनाना चाहते हैं। दिनों पहले एक खबर आई थी कि एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है जो कि ईरान की तरफ से किया गया था, और ये जो परीक्षण किया गया था सर, उसमें सीधे सीधे ये बताया गया था कि ईरान ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो मात्र 7 मिनट में यूएस आर्मी के बेस को नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि ये लास्ट तक के लिए उसने बचा करके रखा हुआ है। देखें, ये आप बात कर रही हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, जिसको ईरान ये क्लेम करता है कि इसकी स्पीड 13 to 15 मैक्स, मतलब आवाज की गति से 13 गुना ज्यादा तेज ये मिसाइल्स उड़ सकती हैं। तो इनको इंटरसेप्ट करना आयरन डोम या किसी भी सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल होता है, नंबर 1। लेकिन इस बात को समझें कि मिसाइल के ऊपर जो वॉरहेड, जो डेटोनेटर्स, जो बॉम्ब्स लगे रहते हैं, चैलेंज उनका है कि वो एक पूरी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर 100-200 किलो का कोई वॉरहेड लॉन्च करके और एक नोशनल रिस्पांस देने से बेहतर समझेंगे कि 2-3 दिन में ये छोटी छोटी स्कर्मिश करके इजराइल को अपना जो उनका एम ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने देंगे। नॉट विलिंगली, सिचुएशनली उनके पास कोई ये ऑप्शन नहीं बचा है अभी, क्योंकि ये वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं पिछले 4-5 घंटों में कि उनकी एयर डिफेंस और उनकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी अभी एज वी टॉक काफी कुछ कंटेन्ड है, अमेरिका ने कंट्रोल कर रखा है। और इसीलिए वो छोटे छोटे रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स को अभी तक उन्होंने यूज नहीं किया है, और हो सकता है कि अगले 4-5 घंटों में उनके इन मिसाइल्स जो जहां भी लोकेशंस हैं
जहां पे इनकी असेंबली हो रही होगी मिसाइल्स की बॉम्ब्स के साथ, उनको भी इजराइल हिट करे, क्योंकि उनके टारगेट फोल्डर्स 2-3 हफ्ते पहले से तैयार हैं। तो आशीष, सर ये माना जाए कि अभी ये इंतजार इस बात का कर रहे हैं, ईरान खास तौर पर इस बात का इंतजार कर रहा है कि मैं 2-3 ताजा जानकारी है वो जल्दी से दे देना चाहता हूं दर्शकों को। इजराइल के कई हिस्सों में ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं और एमानुअल फैबियन की रिपोर्ट है। इजरायली पुलिस ने कहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के दौरान इजराइल के कई हिस्सों में मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। ये वो मिसाइल है जिनको हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया है। नुकसान कुछ नहीं हुआ है। तुर्की ने 2 मार्च तक ईरान के लिए उड़ानें रद्द कर दी है। टर्किश एयरलाइंस ने 2 मार्च तक लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान और जॉर्डन के लिए सभी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। ईरान ने कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। कतर में अल उदैद हवाई अड्डा जो कि एयरबेस है, कुवैत में अल सलेम एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात में अल धाफरा एयरबेस और बहरीन में स्थित 5वीं अमेरिकी नौसैनिकों का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो निशाना बनाया गया है। ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। ये सब ईरानी मिसाइलों का निशाना बने हैं। सऊदी अरब के रियाद में भी धमाका हुआ है। ये एएफपी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट आ रही है और एक और रिपोर्ट आ रही है कि ईरान पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर ने खामेनेई ने तेहरान छोड़ दिया है, उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। द गार्डियन की रिपोर्ट यह बताती है कि उनको तेहरान से निकाल लिया गया है। रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का निशाना जो थे मुख्य तौर पर ईरानी अधिकारी थे। यानी वो चाहते थे सिस्टम कोलैप्स कर जाए, उसके बाद ईरान पर हमले में आसानी हो, वहां के तंत्र को कमजोर कर दिया जाए। लेकिन क्या इसमें कामयाबी मिली है, ये बड़ी बात है, ये देखने वाली बात है। बात ये ऐसी थी कि जब ये हमला शुरू किया गया तो पेजेश्कियन के आवास के पास, आयतुल्लाह अली खामनेई के आवास के पास, मंत्रियों के आवास के पास, वही बिल्कुल टॉप ऑफिशियल्स के आवास के पास ही सबसे पहले वो हमला किया गया था। जब आप ये खबर बता रहे थे, इसी बीच एक खबर और भी आई थी कि भारत की जो फ्लाइट है जो की जा रही थी ईरान की तरफ, उसे वापस बुला लिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी जो उड़ानें हैं वो तो रद्द हो ही गई है। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी है कि बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला हुआ है और ये खबर हमने आपको बताई। लेकिन अब इसमें नुकसान का जो दावा है वो भी कर दिया गया है। खबर ये आ रही है कि बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का जो हमला है वो देखने को मिला है। यूएस बेस पर मिसाइल्स दागी गई है, मिसाइलों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अब ये जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 देशों पर मिसाइलें दाग करके सीधे हमला करके एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है, जो कवायद है वो तेज कर दी गई है, ताकि ईरान ये समझा सके, ये बता सके अमेरिका को भी और साथ साथ इजराइल को भी कि हमारी तैयारी सिर्फ एक मोर्चे की नहीं है। जहां पर आपकी तैयारी थी, जिन 12 देशों में आपने एयरबेस बना करके आप बैठे हुए थे, उन तमाम देशों में बने हुए एयरबेस को मिटाने पर अब ईरान आमादा हो गया है। बता दें, इराक से ईरान पर मिसाइलें दागी गई हैं। इराक से ईरान पर इब्रिल एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इराक से उड़े फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। इराक में अमेरिकी बेस भी है, उससे भी निशाना बनाया गया। इस बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज के साथ हम लगातार बने हुए एक अपडेट, एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे। छोटा सा ब्रेक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।